Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 27th July 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of June 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is regarding contempt of court, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. So पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. तो पहले आप इस इमेज को देखो, इस कॉन्टेक्स्ट को समझने से के लिए. दिस इज़ द इमेज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. Bobde, and Chief Justice of India was riding a bike worth ₹50 lakh. और ये एक इमेज फिर पब्लिक डोमेन में आ गई, मीडिया के अंदर आ गई. और ये जो बाइक है इट इज़ सेड टू बिलोंग टू अ बीजेपी लीडर. तो इस चीज़ पे फिर क्रिटिसाइज़ करते हुए इंडिया के एक इमिनेंट लॉयर हैं, आप सब ने इनका नाम ज़रूर सुन रखा होगा, प्रशांत भूषण साहब. इन्होंने इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करते हुए एक ट्वीट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राइड्स अ 50 लाख मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू अ बीजेपी लीडर एट राजभवन नागपुर विदाउट अ मास्क और हेलमेट at a time when he keeps Supreme Court in a lockdown mode, denying citizens their fundamental right to access justice. तो एक तरफ आपने कोर्ट को बंद कर रखा है, ऐसा कहना है प्रशांत भूषण साहब का. आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पब्लिक हियरिंग अलाउड नहीं है, वर्चुअल कोर्ट ही चल रहे हैं. तो एक तरफ आपने कोर्ट को बंद कर रखा है फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग कोविड-19, और दूसरे तरफ आप फ्रीली बिना हेलमेट के इस तरह से आप बाइक चला रहे हैं, वो भी एक बीजेपी लीडर का. तो इससे ये पता चलता है कि कितना नेक्सस बन चुका है. ये इनडायरेक्टली एक तरह का क्रिटिसिज्म था प्रशांत भूषण द्वारा थ्रू दिस ट्वीट कि जो हमारे जजेज हैं और जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके बीच में एक नेक्सस डेवलप हो चुका है, कॉल्यूजन डेवलप हो चुका है. और इस कारण से ये जो हमारे जजेज हैं उनके ओवरऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे इम्पैक्ट होता है पॉलिटिकल लीडर्स का. ये एक तरह का क्रिटिसिज्म किया प्रशांत भूषण ने थ्रू हिज ट्वीट. और इस पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के खिलाफ एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चालू कर दिया. सुओ मोटो केस ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने. सुओ मोटो मतलब किसी ने कंप्लेन नहीं किया प्रशांत भूषण के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये केस रजिस्टर कर दिया. इसको कहते हैं सुओ मोटो, जब आप अपने लिए के कोर्ट खुद ही केस रजिस्टर कर लेता है तो. और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला दिया है प्रशांत भूषण के खिलाफ, और उसकी हियरिंग होगी 5 अगस्त को. तो ज़रा समझते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ एन एक्ट ऑफ डिसरेस्पेक्ट और डिसओबीडियंस टुवर्ड्स अ जज और कोर्ट ऑफिसर्स और इंटरफेरेंस इन इट्स ऑर्डरली प्रोसेस. अगर आप कोर्ट के एक्टिविटी में रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, अगर आप जज के किसी भी ऑर्डर को मानने से इनकार करते हैं, तो उन सारी एक्टिविटीज़ को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है. और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अधिकार है कि वो एक प्रॉपर एक्शन ले सके और जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स को कंटेम्प्ट कर रहा है उसको पनिश कर सके. सो यू सी अंडर आर्टिकल 129 द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ itself, while under article 215 every high court has power to punish for contempt of itself. लेकिन इसमें आपको एक और बात समझनी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो आर्टिकल्स दे दिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस इंसान को पनिश कर सकता है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है. लेकिन एग्जैक्टली कौन कौन से एक्टिविटीज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहे जाएंगे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया ही नहीं. And that is why in 1971 an act was passed by Parliament जिसका नाम था Contempt of Courts Act of 1971. And according to this Contempt of Court Act of 1971 कौन कौन से एक्टिविटीज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहे जाने चाहिए और उसमें किस किस तरह की सज़ा हो सकती है वो सब कुछ एक्सप्लेन किया गया. तो ज़रा समझते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं.
सो अगर इसके ब्रीफ प्रोविजन को देखा जाए, देन वी विल फाइंड दैट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज़ बीन classified into two types of contempt, civil and criminal contempt. Civil contempt में वो सारी एक्टिविटी जिसमें यू डिसओबे द कोर्ट्स जजमेंट और डायरेक्शंस ऑन ऑर्डर, यानी कि कोर्ट ने कोई आपको डायरेक्शन दिया, ऑर्डर दिया. फॉर एग्जांपल कोर्ट कभी कभार समन रिलीज करता है कि इस पर्टिकुलर तारीख को आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना है, और अगर आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं तो that will be considered as contempt of court because you have willingly disobeyed the order of the court. But that contempt of court will be civil contempt. जबकि there are certain criminal contempt also of court. For example, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट बाय लोअरिंग इट्स अथॉरिटी, मतलब आप कोर्ट के खिलाफ कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे कोर्ट की ओवरऑल प्रेस्टीज खराब होती है, उसकी ओवरऑल रिस्पेक्ट या अथॉरिटी डिनाई होती है, लोअर होती है, तो उसको हम कहते हैं स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट बाय लोअरिंग इट्स अथॉरिटी. एंड सच एक्टिविटीज़ विल बी कंसिडर्ड एज क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. उसके अलावा एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मतलब आप कोर्ट के काम में कोई भी रिस्ट्रिक्शन लाने की कोशिश करते हैं, हिंड्रेंस लाने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल किसी विटनेस को आप कोर्ट में पहुंचने नहीं देते हैं, इन सब तरह की एक्टिविटीज़ को माना जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और उस केस में आपके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. क्रिमिनल केस और सिविल केस के बीच का अंतर आपको, मुझे उम्मीद है, पता होगा. Criminal cases are those cases where it is believed that a crime is committed against the society, while civil cases are those cases where a crime is committed against an individual. Civil cases में जो सज़ा होती है मोस्टली दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फाइन, कुछ एक पेनल्टी लगाया जाता है, जबकि क्रिमिनल केसेस में सज़ा हो सकती है, आपको जेल भी हो सकती है, आपको फांसी की सज़ा तक हो सकती है, कैपिटल पनिशमेंट तक भी हो सकती है इन केस ऑफ क्रिमिनल केसेस. तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं सिविल और क्रिमिनल केसेस के, मैंने यहाँ इस डायग्राम में चार्ट में दे रखा है. यू कैन हैव अ लुक एट इट. तो अब ये जो प्रेजेंट केस है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं प्रशांत भूषण साहब का, दैट बिलोंग्स टू दिस सेगमेंट, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट बाय लोअरिंग इट्स अथॉरिटी. ऐसा माना गया है कोर्ट के सुओ मोटो ऑर्डर के हिसाब से कि प्रशांत भूषण ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, कोर्ट की तौहीन की है, और उसमें भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट किया है. वाई? बिकॉज ही हैज़ स्कैंडलाइज द कोर्ट बाय लोअरिंग इट्स अथॉरिटी. उन्होंने ऐसी बात कही है जिससे कोर्ट की ओवरऑल अथॉरिटी थोड़ी लोअर हुई है, कोर्ट की ओवरऑल प्रेस्टीज को नुकसान हुआ है. सो अब इस पूरे आर्टिकल का एनालिसिस पार्ट देखते हैं. ये तक अभी तक तो जो हमने देखा दैट व्हाट हैज़ हैपेंड. अब देखते हैं इसकी एनालिसिस. तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल दैट हैज़ कम इन द हिंदू, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट क्राइटेरिया शुड बी ड्रॉप्ड. ये जो क्राइटेरिया है फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और उसमें भी ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है, इसको हटा देना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल. रीज़न बीइंग कि जब भी कोर्ट के खिलाफ कोई क्वेश्चन रेज किया जाता है, कोई भी उनसे सवाल पूछा जाता है या उनकी कोई भी क्रिटिसिज्म की जाती है, तो कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ, उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा देता है. अब ये इससे कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसकी अथॉरिटी या उसकी प्रेस्टीज बनी रहेगी, बट इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज के कारण उसकी प्रेस्टीज और ख़राब होती है. ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है कि जब भी आपके ऊपर, कोर्ट के ऊपर कोई एक एलिगेशंस लगाए गए, कोई एक इल्ज़ाम लगाए गए, तो आप उस रादर दैन पुटिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्ज, आप ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करें, आप प्रूफ कर दें कि ये एलिगेशन गलत है, अनजस्टिफाइबल है, तो उससे आपकी प्रेस्टीज बची रहेगी. रादर दैन स्लैपिंग अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस, यू एक्ट इन ट्रांसपेरेंट मैनर. अपने आप आपकी प्रेस्टीज, आपकी अथॉरिटी बची रहेगी. हर एक बात पे आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाएंगे तो आपकी अथॉरिटी, आपकी प्रेस्टीज अपने आप हैम्पर होगी. अब वो बात अलग है कि कोई भी डर से आपके खिलाफ कोई स्टेटमेंट रिलीज़ नहीं करेगा, क्योंकि आप उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा देंगे, लेकिन आपकी प्रेस्टीज बात बात पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज लगाने से नहीं बच सकती. इफ़ prestige of the court has to be retained, if the authority has to be retained, the court should act in transparent manner rather than slapping contempt of court again and again. ये है इस आर्टिकल का एनालिसिस. और फिर एक केस स्टडी भी दी गई है, ब्रिटेन का एग्जाम्पल दिया गया है. तो बताया गया इस आर्टिकल में कि देखो, इंडिया का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 वाला, दैट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू द ब्रिटिश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट.
लेकिन ब्रिटेन के अंदर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोविज़न बहुत रेयरली इस्तेमाल होता है, इनफैक्ट होता ही नहीं है, हाल फिलहाल में इसके कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। और ख़ासकर ये जो प्रोविज़न है स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट एज ए क्राइटेरिया फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कभी यूज हुआ ही नहीं है हाल फिलहाल में। तो मतलब कोर्ट पे जब भी सवाल उठते हैं, उसके फंक्शनिंग पे, उसके एक्टिविटीज़ पे जब भी लोग सवाल उठाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन सवाल उठाता है, तो कोर्ट अपने आप ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करके, एक्सप्लेनेशन दे करके अपनी अथॉरिटी, अपनी प्रेस्टीज, अपने रेपुटेशन को बचाता है। वहाँ पे दे डू नॉट यूज दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोविज़न इन ऑर्डर टू शट डाउन एनी जेन्यून क्रिटिसिज्म। तो अगर किसी भी जेन्यून क्रिटिसिज्म को बात बात पे अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्ज लगा करके हम चुप कराएंगे, देन over a period of time the authority, the prestige and the reputation of the court will be hampered. ब्रिटेन में तो अब उन्होंने क्या किया है, that they have abolished the offense scandalizing the court in 2013। तो जब ये वहाँ इस्तेमाल होता ही नहीं है, तो उन्होंने अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को अमेंड करके ये प्रोविज़न स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट वाला क्राइटेरिया हटा ही दिया है रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब आपको अपना जो लैंग्वेज है या इंटरव्यू के अंदर आपका जो स्टेटमेंट है या आंसर राइटिंग अगर आप कर रहे हैं मेंस में, तो आपको अपना लैंग्वेज काफ़ी सेलेक्टिव तरीके से चूज करना है। आप खुद कभी डायरेक्टली कोर्ट को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आपके खिलाफ ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग जाएगा। तो अभी जब मैं खुद ये एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं भी इस तरह से कहूँगा दैट क्रिटिक्स बिलीव दैट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज मेंट टू मेंटेन कोर्ट्स अथॉरिटी, बट फैक्ट इज दैट इट डिमिनिशेस कोर्ट्स अथॉरिटी, इट इज़ मिसयूज टू साइलेंस द जेन्युइन क्रिटिक्स। आप इस तरह से लिखेंगे कि क्रिटिक्स ऐसा बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं। इफ़ यू रादर देन राइटिंग दिस यू से कि आई बिलीव दैट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज मिस यूज्ड बाय कोर्ट, तो आपके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव इन योर राइटिंग आंसर or expressing your opinion in front of interview board if there is any question regarding contempt of court. The next article is taken from international segment. It is about Act East policy, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल के बारे में समझते हैं। तो देखो, दिस आर्टिकल इज बेस्ड ऑन अ वेबिनार दैट वाज कंडक्टेड बाय गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज। और इस वेबिनार के दौरान स्पीच देते हुए गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अमृतपाल सिंह ने कहा कि इंडिया शुड फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस को साउथ ईस्ट एशिया रीजन में हम काउंटर कर सकें। तो इस आर्टिकल के मदद से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड विथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो देखो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी से पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी और उसको फिर अपग्रेड करके, लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई गई है। तो पहले हम लोग लुक ईस्ट के बारे में ब्रीफली देखेंगे, फिर हम एक्ट ईस्ट के बारे में देखेंगे, एंड देन वी विल ऑल्सो सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सबसे पहले देखते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। तो इसका बैकग्राउंड समझने के लिए हमें एक बात तो जाननी होगी कि 1991 तक इंडिया का जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर था दैट वाज यूएसएसआर। उसमें भी जो इम्पोर्टेंट कंट्री थी वो थी रसिया, ये बात तो आप सब जानते हैं। लेकिन 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर एंड ऑफ कोल्ड वॉर। तो जब एक बार यूएसएसआर टूट गया, तो फिर इंडिया के लिए अब ऑप्शंस ढूंढने थे इंडिया को other trading partners, because USSR was no longer a major economic bloc। तो अब इंडिया बाकी पार्टनर्स ढूंढ रहा था, दूसरे पार्टनर्स ढूंढ रहा था in order to have trade and business, because USSR was no longer existent after disintegration of it in 1991। तो इन दैट प्रोसेस ओनली आफ्टर 1991 उस टाइम के हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब ने दो मेजर फॉरेन पॉलिसीज़ अपनाई। एक थी लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसका पर्पस था कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ अपना ट्रेड को प्रमोट किया जाए, और दूसरी थी लुक वेस्ट पॉलिसी, जिसका पर्पस था कि ये जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं इनके साथ इंडिया के ट्रेड को प्रमोट किया जाए। तो आफ्टर लूजिंग रसिया एज इट्स मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, इंडिया लुक्ड फॉर अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स इन फॉर्म ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया थ्रू लुक ईस्ट पॉलिसी एंड लुक वेस्ट पॉलिसी। और ये जो पॉलिसी थी लुक ईस्ट और लुक वेस्ट, इसको जब प्रधानमंत्री मोदी आए पावर में इन 2014, तो उन्होंने इसको अपग्रेड कर दिया। लुक ईस्ट को अपग्रेड करके उन्होंने इसको कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और लुक वेस्ट पॉलिसी को अपग्रेड करके उन्होंने कर दिया थिंक वेस्ट पॉलिसी।
तो जरा समझते हैं कि ये लुक ईस्ट पॉलिसी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। तो देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी का जो फोकस एरिया था दैट वाज दीज आसियान कंट्रीज़, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये जो 10 आसियान कंट्रीज़ हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, इन 10 आसियान कंट्रीज़ के साथ इंडिया का ट्रेड प्रमोट करना ऑब्जेक्टिव था लुक ईस्ट पॉलिसी का। और इस डायरेक्शन में इंडिया को काफ़ी सक्सेस भी मिली। आफ्टर इंडिया ब्रॉट लुक ईस्ट पॉलिसी, धीरे धीरे इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशंस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ काफ़ी डेवलप हुए। इंडिया वाज इंक्लूडेड एज ए डायलॉग पार्टनर इन आसियान ग्रुप इन 1996. Then this relationship was upgraded to a strategic partnership between India and ASEAN in 2012. इंडिया और आसियान ग्रुप ने 2010 में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन कर लिया। और उस कारण से आप देखो कि 1992 में जब हमने ये लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई थी, उस टाइम में इंडिया और आसियान कंट्रीज़ के बीच में जो ओवरऑल ट्रेड था वो सिर्फ $2 बिलियन का था। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाय 2017-18 it grew up to $72 billion because of this free trade agreement that was signed in 2010. तो एक बात तो तय है कि लुक ईस्ट पॉलिसी के कारण इंडिया और आसियान कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बूम कर गया, फ्रॉम $2 बिलियन टू $72 बिलियन। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड कर दिया और इसको नाम दे दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ज़रा समझते हैं कि हाउ एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज़ डिफरेंट फ्रॉम लुक ईस्ट पॉलिसी। तो जो सबसे पहला अंतर है कि लुक ईस्ट पॉलिसी वाज लिमिटेड जस्ट टू आसियान कंट्रीज, जो 10 आसियान कंट्रीज़ थे, लुक ईस्ट पॉलिसी बस उनसे रिलेटेड था, आसियान कंट्रीज़ के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने पे फोकस कर रहा था। जबकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी will focus not just on ASEAN countries but it will focus on East Asia Summit countries. तो ज़रा समझ लेते हैं कि ईस्ट एशिया समिट कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। देखो, आसियान कंट्रीज़ तो ईस्ट एशिया समिट का पार्ट हैं ही हैं, उसके अलावा 8 और कंट्रीज़ हैं जिनको मिला करके हम कहते हैं दैट दीज कंट्रीज़ आर ईस्ट एशिया समिट कंट्रीज़। और वो 8 कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रसिया एंड यूएस। तो यहाँ पे हैं ये कंट्री जो हमने रिप्रेजेंट कर रखे हैं, दे आर ईस्ट एशिया समिट कंट्रीज़। तो दे आर 10 आसियान प्लस दीज 8 कंट्रीज टुगेदर आर नोन एज ईस्ट एशिया समिट। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि लुक ईस्ट बस फोकस कर रहा था ऑन हैविंग बिजनेस और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद आसियान, जबकि एक्ट ईस्ट फोकस कर रहा है ऑन हैविंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद ऑल दीज ईस्ट एशिया समिट कंट्रीज। उसके अलावा लुक ईस्ट focused only on economic integration, जबकि Act East focuses not just on economy but also security cooperation, people to people ties। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी स्टैंड्स फॉर 4 C's। तो ये आपको याद रखना, एज इट इज़ आपको मेंशन करना एग्जाम में। दीज 4 C's आर कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो एक दूसरे के देश में हम जाएंगे, एक दूसरे को स्किल अपनी शेयर करेंगे, डेवलप करेंगे, उसको कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। रोड, रेलवेज बनाएंगे, वो है कनेक्टिविटी। ट्रेड तो पहले से था ही, तो दैट इज़ कॉमर्स। और पीपल टू पीपल इंटरेक्शन होगा। कल्चर, हमारा कल्चर इन कंट्रीज़ में जाएगा, उनका कल्चर हमारे देश में आएगा। सो दैट रिप्रेजेंट्स दिस सी पार्ट, कल्चर पार्ट। अब जरा देखते हैं सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक हाईवे बनाई जा रही है जिसका नाम है IMT ट्राईलेटरल हाईवे। दिस IMT इज़ फॉर इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे। और ये हाईवे जो है इंडिया में मणिपुर के अंदर मोरे सिटी को कनेक्ट करेगा मांडले सिटी से, दैट इज़ इन म्यांमार, एंड दैट विल बी कनेक्टेड टू माई सॉट सिटी इन थाईलैंड। तो एक तरह का एक रोडवे बनाया गया है इन ऑर्डर टू डेवलप कनेक्टिविटी विद साउथ ईस्ट एशिया कंट्री। उसके अलावा गुवाहाटी सिटी को डेजिग्नेट किया गया है एज नोडल सिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये जो क्वाड ग्रुप है, कई दफ़ा हम न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं, एक तरह का इनफॉर्मल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है बिटवीन US, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। दैट क्वाड ग्रुप हैज़ बीन ऑल्सो बिल्ट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी ओनली। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी नॉट जस्ट स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बट ऑल्सो फॉर सिक्योरिटी इंटीग्रेशन, और इस कारण से सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म बनाया गया क्वाड ग्रुप अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। The next article is taken from national segment. It is about role of governor in state politics.
दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस, पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले इस आर्टिकल का देखो बैकग्राउंड समझते हैं। राजस्थान के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है वो तो आप सबको पता ही है। तो देखो इस पॉलिटिकल क्राइसिस को अब उसमें जो नया टर्न आया उसको देखते हैं। बेसिक तो बैकग्राउंड आपको पता है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत साहब और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे सचिन पायलट। और सचिन पायलट फिर 18 एमएलएज के साथ मिल करके ही परहैप्स वाज प्लानिंग टू मूव आउट ऑफ कांग्रेस, और वो राजस्थान के अंदर जो अशोक गहलोत की सरकार है उसको गिराना चाहते थे। लेकिन फिर उनके पास ज़्यादा सपोर्टर्स नहीं थे, ज़्यादा एमएलएज उनके पास आ नहीं पाए शायद से, इस कारण से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से उस टाइम के लिए विड्रॉ नहीं किया, क्योंकि वो किसी भी हालत में राजस्थान सरकार को गिरा नहीं पाते। तो अब वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स। वो और ज़्यादा एमएलएज को तोड़ना चाहते हैं ताकि ज़्यादा एमएलएज को अपने साथ ले आएँ और अशोक गहलोत की जो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान के अंदर उसको गिरा दिया जाए। उसको जरा से इस फिगर की मदद से समझते हैं। देखो दिल्ली में आप सबको पता है कि एनडीए की सरकार है जिसकी मेन पार्टी है बीजेपी, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो सरल शब्दों में कहें तो बीजेपी की सरकार है। और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है जिसके चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे सचिन पायलट जो कांग्रेस पार्टी को ही बिलोंग करते थे। लेकिन अब सचिन पायलट अलग होना चाहते हैं, तो वो काफ़ी सारे एमएलएज का उनके पास सपोर्ट है, लेकिन वो अभी काफ़ी नहीं है टू पुल डाउन और टॉपल अशोक गहलोत गवर्नमेंट। तो अभी अशोक गहलोत चाहते क्या हैं कि जल्दी से जल्दी फ्लोर असेंबली बुलाई जाए, राजस्थान असेंबली बुलाई जाए और एक बार फ्लोर टेस्ट हो जाए। फ्लोर टेस्ट मतलब काउंटिंग हो जाए कि कितने एमएलए अशोक गहलोत को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके पास अभी सपोर्ट है। उनको ऐसा लगता है कि उनके पास उतने नंबर्स हैं कि वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर देंगे। इस कारण से वो बार बार राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप असेंबली बुलाएं राजस्थान की, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां पे फ्लोर टेस्ट कराया जाए। लेकिन कलराज मिश्रा साहब इस बात को बार बार टाल रहे हैं, वो डिले कर रहे हैं इस प्रोसेस को। तो अब जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि कलराज मिश्रा साहब डिले कर रहे हैं इस प्रोसेस को ताकि सचिन पायलट को टाइम मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए वो तोड़ पाएँ फ्रॉम अशोक गहलोत ग्रुप, और फिर काउंटिंग कराई जाए। जब अशोक गहलोत के पास पूरे नंबर्स नहीं होंगे तब काउंटिंग होगी, तब अशोक गहलोत की सरकार गिर जाएगी। ये अटकलें लगाए जा रहे हैं, दीज आर सम कंजेक्चर्स। तो अब ज़रा समझते हैं कि आखिर कलराज मिश्रा साहब जो गवर्नर हैं वो क्यों चाहते हैं कि ये सरकार गिर जाए, कांग्रेस की सरकार गिर जाए। तो अब इस बात को समझने के लिए हमें समझना होगा कि देखो दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार है, और जो गवर्नर होता है किसी भी स्टेट का उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसके एड एंड एडवाइस पे काम करता है, दो यूनियन लेवल पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं यूनियन लेवल पे, वो अपॉइंट करते हैं इनडायरेक्टली हर स्टेट के गवर्नर्स को थ्रू प्रेसिडेंट। ऑफ कोर्स नाम प्रेसिडेंट का है लेकिन अपॉइंटमेंट इनके थ्रू हो रहा है। तो नेचुरली ये जो भी गवर्नर्स हैं वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर पाते। ये जो गवर्नर्स हैं वो यूनियन लेवल पे जो सरकार होती है उसके डायरेक्टिव्स पे काम करते हैं। दैट इज़ वन प्रॉब्लम इन आवर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। और ये जो गवर्नर होते हैं खासकर तकलीफ़ कब होती है, कन्फ्लिक्ट कब होता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता कब है, जब यूनियन लेवल पे सरकार किसी और पार्टी की और स्टेट लेवल पे किसी और पार्टी की। फॉर एग्जांपल इस राजस्थान के केस में ऐसा हो रहा है। तो अब जब गवर्नर है वो ही हैज़ टू एक्ट ऑन द डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन लेवल गवर्नमेंट, जबकि स्टेट लेवल गवर्नमेंट की सरकार जो है वो दूसरे पार्टी की है। और इस कारण से कलराज मिश्रा, ऐसा माना जा रहा है कि कलराज मिश्रा चाह रहे हैं कि सचिन पायलट को भरपूर टाइम मिले कि वो आराम से ज़्यादा एमएलएज को तोड़ें, उसके बाद फ्लोर असेंबली बुलाई जाए ताकि अशोक गहलोत की सरकार गिर जाए, वो अपने नंबर्स ना प्रूव कर पाएँ। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया है कलराज मिश्रा साहब को, जो गवर्नर हैं राजस्थान के, कि आपको
अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू शुड वर्क अकॉर्डिंग टू एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। आपके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर है नहीं, आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। तो वाई आर यू डिलेइंग द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान। आपको यू आर बाउंड टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे यूनियन लेवल पे द प्रेसिडेंट इज बाउंड अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वैसे ही स्टेट लेवल पे द गवर्नर इज बाउंड टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जब चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि यू नीड टू कॉल द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, देन व्हाई आर यू डिलेइंग दिस इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब कलराज मिश्रा साहब के पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है, ही विल हैव टू कॉल राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन सून। The next article is taken from Assam segment. It is about pig farmers who are opposing import of animals, pigs from Punjab and Haryana. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam economy point of view. देखो करंट न्यूज़ समझते हैं। तो हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्ट्री की जो फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, यानी कि सेंट्रल लेवल पे जो ये मिनिस्ट्री है, उसने अलाउ किया है कि जो पंजाब और हरियाणा के पिग फार्मर्स हैं वो अपने पिग एक्सपोर्ट कर सकते हैं असम और बाकी सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। अब इस पे असम के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन रेज किया जा रहा है। खासकर ये जो न्यूज़ आर्टिकल उसमें बताया गया कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री एसोसिएशन हैज़ रेज्ड ऑब्जेक्शन एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अलाउ एक्सपोर्ट ऑफ पिग्स फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा टू असम। उनका ऐसा मानना है कि इससे लॉन्ग टर्म निगेटिव इम्पैक्ट होगा आसाम के अंदर जो पिग फार्मर्स हैं। अब क्यों आसाम के अंदर पिग फार्मर्स उनको निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोर्ट ऑफ पिग्स फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, वो जरा समझते हैं। तो देखो हाल फिलहाल में तो आप सबको पता है कि आसाम के अंदर और बाकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक अलग तरह की बीमारी फैली है अमॉन्ग्स द पिग्स, जिसको हम कहते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो इस कारण से कई सारे लोग वैसे भी नॉर्थ ईस्ट के जो पिग्स हैं उसको अभी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो ये डर तो लोगों के मन में है ही है। अब एक बार पंजाब और हरियाणा से पिग्स इंपोर्ट होकर के आने लगे नॉर्थ ईस्ट में आसाम के अंदर, तो लोग प्रेफर करेंगे वो पिग्स जो पंजाब और हरियाणा से आए हैं, क्योंकि उनको अफ्रीकन स्वाइन फीवर नहीं हुआ होगा, तो दे विल प्रेफर दोज पिग्स। और जब लोग ज़्यादा पंजाब और हरियाणा वाले पिग्स को प्रेफर करेंगे तो धीरे धीरे जो हमारे लोकल पिग फार्मर्स हैं, आसाम के पिग फार्मर्स हैं, अरुणाचल के पिग फार्मर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये जो पंजाब और हरियाणा के पिग फार्मर्स हैं वो हमारे आसाम और अरुणाचल के पिग मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। और पिग फार्मिंग जो है आसाम की लाइफलाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसको इस डाटा की मदद से समझेंगे। एक बात तो आप सब जानते ही हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, और उसमें भी पॉर्क एक इम्पॉर्टेंट फूड आर्टिकल है। तो अब नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही अकेले पूरे इंडिया का लगभग 38% पिग पॉपुलेशन है। तो आप सोचो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एरिया वाइज कितने कम है, लेकिन ओवरऑल इंडिया के जितने पिग पॉपुलेशन उसका 38% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। अगर डाटा देखा जाए 28th लाइव स्टॉक सेंसस का, देन यू विल फाइंड दैट असम के अंदर अकेले 21 लाख पिग हैं, 21 लाख पिग्स, जबकि पूरे इंडिया भर में 90 लाख पिग्स हैं। तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि असम के अंदर पूरे इंडिया का 30% पिग्स रेयरिंग होती है। सो असम इज़ हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ पिग्स इन इंडिया। 15 लाख ऐसे परिवार हैं, 15 लाख फैमिलीज आर इन्वॉल्व इन पिग रियरिंग इन असम। तो आप इससे समझो कि ये कितनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इतने सारे लोग इस पिग रियरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। अब अगर हमने अलाउ कर दिया पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को आकर के असम के पिग मार्केट को कैप्चर करने के लिए, तो ये जो 15 लाख परिवार है जो पिग फार्मिंग पर डिपेंडेंट हैं, उन पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एक बार जरा अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में भी समझ लेते। देखो अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण हाल फिलहाल में लगभग 17,000 पिग्स हैव डाइड। इस अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कुछ सिम्टम्स क्या है? इट लीड्स टू लॉस ऑफ एपेटाइट, वोमिटिंग एंड डायरिया इन द पिग्स। और इस कारण से असम एडमिनिस्ट्रेशन ने बैन कर दिया है द मूवमेंट एंड सेल ऑफ पिग्स इन 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। और अफ्रीकन स्वाइन फीवर का भी अभी तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाया है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन अगेन फ्रॉम असम सेगमेंट। इट इज़ अबाउट अपार्ट प्रोजेक्ट, असम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम असम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू।
तो देखो कॉन्टेक्स्ट समझते हैं इस आर्टिकल का। देखो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण तो कई सारे लोग जॉबलेस हुए हैं, आसाम के अंदर भी कई सारे यूथ जॉबलेस हुए हैं। और ये जो आर्टिकल है दैट इज़ बेस्ड ऑन केस स्टडी ऑफ ऋतुराज भागवती, जो पहले काम करते थे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। फिर बिकॉज ऑफ कोविड-19 उनकी नौकरी चली गई एंड देन ही स्टार्टेड फिशिंग एक्टिविटी अंडर अपार्ट प्रोजेक्ट। तो असम सरकार की एक स्पेशल प्रोजेक्ट है अपार्ट प्रोजेक्ट टू प्रमोट फार्मिंग एंड अदर अलाइड एक्टिविटीज़ इन असम। तो उसके अंदर उन्होंने फिशिंग एक्टिविटी स्टार्ट की और अब उनकी अर्निंग पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है। जितना वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो करके कमाते थे उससे कई ज़्यादा वो अब कमा रहे हैं। हिज अर्निंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस एक महीने में उन्होंने 1.2 लाख कमाया फ्रॉम फिशिंग। तो ये ऐसा हो इसलिए पाया बिकॉज ऑफ द अपार्ट प्रोजेक्ट बीइंग रन बाय आसाम गवर्नमेंट, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है। तो जरा समझते हैं कि अपार्ट प्रोजेक्ट है क्या। आसाम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, ये एक वर्ल्ड बैंक द्वारा फाइनेंस्ड प्रोजेक्ट है जो आसाम के अंदर चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो हमारे फार्मर्स को ट्रेन किया जाता है, उनकी स्किल डेवलप की जाती है कि ताकि वो और सारे अलाइड एक्टिविटीज़ को कर पाएँ। जैसे कि फार्मिंग के अलावा खेती तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो कोई और लाइव स्टॉक फार्मिंग में जैसे कि पिगरीज में इन्वॉल्व हो जाएं या फिशिंग में इन्वॉल्व हो जाएं, ताकि वो अपने ओवरऑल इनकम को इंक्रीज कर सकें। और ओवरऑल जो उनका प्रोड्यूस है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने पे काम किया जाता है अंडर अपार्ट प्रोजेक्ट। उसको प्रोसेसिंग की जाती है, बेहतर पैकेटिंग की जाती है, मार्केटिंग की जाती है, ताकि हमारे फार्मर्स को बेहतर रिटर्न मिल पाए उनके प्रोड्यूस पे। सो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। इसके 3 मेन कंपोनेंट हैं, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना। फोकस ऑन क्लस्टर अप्रोच, तो यानी कि कुछ एक फार्मर्स को साथ ला करके क्लस्टर बनाया जाता है कि मान ली कोई हर एक फार्मर 1 या 2 पिग को रियरिंग कर रहा है, तो 10-20 फार्मर्स को मिला करके या पूरे गांव को मिला करके एक लोकल सेंटर बनाया जाता है जहां पे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जाता है कि आप सब अपनी पिग रियरिंग यहाँ करो। दैट इज़ नोन एज क्लस्टर अप्रोच। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ की जा रही है कि ताकि फार्मर्स को और बेहतर सपोर्ट मिल पाए। In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 569 to 571. Topic number 569 is One Stop Center. One Stop Center are intended to support women affected by violence in private and public spaces within the family, community and the workplace. Women facing physical, sexual, emotional, psychological and economic abuse irrespective of age, class, caste, education status, marital status, race and culture will be facilitated with the support and redressal. Please attempt this question based on topic number 569. Topic number 570 is about National Payment Corporation of India. It is an initiative of Reserve Bank of India and Indian Bank Association. It is an umbrella organization for operating a retail payments and settlement system in India. NPCI has 10 core promoter banks. They are State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda, Canara Bank, Bank of India, HDFC Bank, Citibank, HSBC, ICICI Bank. The organization functions under the provisions of Payment and Settlement System Act of 2007 in order to create robust payments and settlement infrastructure in India. It is a non-profit organization. NPCI aims to provide infrastructure to whole banking industry, both physical as well as electronic payments and settlement system. Please attempt this question based on topic number 570. Topic number 571 is about ASA workers. It is one of the key component of National Rural Health Mission to provide every village in the country with trained female community health activist, जिनको हम आशा वर्कर कहते हैं। आशा stands for accredited social health activist. ASA must primarily be a woman resident of a village who may be married, widowed, divorced, preferably in the age group of 25 to 45, selected from a village itself and accountable to it. The ASA will be trained to work as an interface between community and public health system. Under National Health Mission, ASA envisaged to be community health volunteer. She should be a literate woman due to preference in selection to those who are qualified up to 10th standard. Please attempt this question based on topic number 571. This is the answer of question number 566 to 568 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.